हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता चैप्टर सहकारिता की विचारधारा सब पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव इकोनॉमिक। सहकारी अर्थव्यवस्था के लक्षण। नंबर 1 आता है सहकारिता एक उपक्रम है। सहकारिता एक उपक्रम है। कोऑपरेशन इज एन अंडरटेकिंग। सहकारिता अपने आप में एक उपक्रम ही होता है क्योंकि इसमें उपक्रम की भांति ही कार्य किया जाता है। सहकारिता एक उपक्रम तथा एक ऐसी संस्था है जो धार्मिक व परोपकारी संस्थाओं से पूर्णतया भिन्न होती है। यह एक ऐसा उपक्रम है जिसमें पारंपरिक सहायता एवं आत्म सहायता के माध्यम से समान आर्थिक हितों की पूर्ति की जाती है। यह उपक्रम सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जहां लाभ के स्थान पर सेवा को अधिक महत्व दिया जाता है। इसका संचालन सदस्यों द्वारा स्वयं की जोखिम पर किया जाता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी सदस्यों द्वारा आपस में किया जाता है। नंबर 2, ऐच्छिक संगठन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। सहकारी उपक्रम एक ऐसा उपक्रम होता है जिसमें किसी प्रकार का किसी शेयर होल्डर या व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं होता है कि वह इस उपक्रम में हिस्सा ले और अपना योगदान दे। यह पूर्णतया स्वैच्छिक होता है। इसमें हर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से एंट्री करता है और हर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से एग्जिट कर सकता है। सहकारी उपक्रम में सदस्यों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता है। इस उपक्रम में एक व्यक्ति स्वेच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक सदस्य बन सकता है अथवा सदस्यता का त्याग भी कर सकता है। सहकारिता एक स्वतंत्र सर्वलौकिक संगठन है। महात्मा गांधी का विचार है कि स्वेच्छापूर्वक सहयोग सच्ची स्वतंत्रता को जन्म देता है। यह विशेषता उसे साम्यवादी संगठनों से पूर्णतया भिन्न कर देती है। नंबर 3, व्यक्तियों का संघ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सहकारी संगठन व्यक्तियों का एक संघ होता है। सहकारिता से व्यक्ति मानव की हैसियत से शामिल होता है। यह संस्था एक कंपनी के समान पूंजी एकत्र करने वाली अवैयक्तिक संस्था नहीं होती है। यद्यपि सहकारी संघ में कार्य करने हेतु पूंजी आवश्यक है, तथापि इस संघ में मनुष्य को पूंजी की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। नंबर 4, जनतांत्रिक प्रशासन डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। सहकारी आंदोलन जनतांत्रिक आंदोलन होता है। सहकारी व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर संचालित होती है। इसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत पर या वोट देने का अधिकार होता है, चाहे उसने कितने ही अंश क्रय किए हों। इस प्रकार प्रबंध को विकेंद्रित एवं समन्वित रूप से अप्रभावशाली बनाया गया है। निर्णय लेने में सभी सदस्यों को समान अधिकार होता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सहकारिता प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 5 है न्याय पर आधारित बेस्ड ऑन जस्टिस। सहकारिता न्याय पर आधारित होता है। सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को लाभ का बंटवारा उसके द्वारा नियोजित पूंजी के आधार पर न करके उसके द्वारा संस्था में किए गए व्यवहार के आधार पर किया जाता है। अर्थात जो सदस्य संस्था से जितने अधिक लेन देन करेगा उसे लाभ भी उसी अनुपात में उतना ही अधिक मात्रा में मिलेगा। अर्थात जो व्यक्ति संस्था में जितना अधिक पार्टिसिपेट करता है वह उतना उसका लाभ का अधिकारी हो सकता है। नंबर 6, समानता पर आधारित बेस्ड ऑन इक्वलिटी। सहकारिता के अंतर्गत व्यक्ति को समान महत्व दिया जाता है, चाहे वह गरीब हो अथवा अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित। इस व्यवस्था में वर्ग, लिंग, जाति, वर्ण, दलगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी संस्था
सभी सदस्य संस्था के एक समान सदस्य होते हैं। यह समानता विश्व को एक परिवार का स्वरूप प्रदान करती है। इस प्रकार की समानता व बंधुत्व अन्य अर्थव्यवस्थाओं में सुलभ नहीं होती है। नंबर 7, पारस्परिक सहयोग एकता। पारस्परिक सहयोग एवं एकता। सहकारिता का यह सिद्धांत पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता के मूल सिद्धांत पर आधारित होती है। सहयोग एवं एकता की भावना से वसुधैव कुटुंबकम की भावना बनती है। इसके संबंध में महात्मा गांधी का विचार था कि बिखरी हुई पानी की बूंदें केवल सूख जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वे ही बूंदें एक दूसरे से मिलकर महासागर बनाती हैं, जिसके विशाल वक्ष पर बड़े बड़े जहाज चलते हैं। इस प्रकार आपसी सहयोग की भावना से संगठित होकर आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्ति अपने सीमित साधनों को संगठित कर पारस्परिक सहायता करते हैं। सब एक के लिए और एक सब के लिए के मूल मंत्र के आधार पर सहकारिता संचालित की जाती है। नंबर 8, सेवा भावना, सर्विस मोटिव। सहकारिता आंदोलन सेवा भावना के उद्देश्य को साथ लेकर चलता है। यह आंदोलन लाभ के स्थान पर सेवा भावना को ओतप्रोत है। इसका उद्देश्य सदस्यों एवं पूरे समाज की सेवा करना है, न कि अधिकाधिक लाभ प्राप्त करवाना हो। इसी कारण उपभोक्ता सहकारी समितियां अपने सदस्यों को उचित कीमत पर शुद्ध वस्तु के मूल्य उपलब्ध कराती है। तालकमी ने कहा है कि सहकारिता एक व्यवसाय मात्र नहीं है, बल्कि व्यवसाय व सेवा भावना का सम्मिश्रण होता है, जो निष्ठा, भाईचारे और सहकारी भावनाएं उत्पन्न करती हैं। नंबर 9, शोषण का अंत। शोषण का अंत, एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। सहकारिता का जन्म ही शोषण की समाप्ति के लिए किया गया है। सहकारिता एक ऐसा जन आंदोलन है जो शोषितों द्वारा अपने को शोषण से मुक्त करवाने के लिए प्रारंभ किया गया था। पूंजीवादी व्यवस्था में लाभ ही मुख्य उद्देश्य होने के कारण विद्यमान है। दूसरी ओर सहकारिता में सेवा भावना ही मुख्य उद्देश्य होता है, होने से शोषण का कोई इसमें प्रभाव नहीं होता है। नंबर 10, विश्वव्यापी आंदोलन, यूनिवर्सल मूवमेंट। सहकारी आंदोलन एक सार्वभौमिक आंदोलन है। इसका क्षेत्र असीमित मात्रा में है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, प्रत्येक देश, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, सभी ने सहकारिता के महत्व को स्वीकार किया है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवाएं आदि सभी पर इसने अपना पूर्णतया प्रभुत्व जमाया है। आर्थिक विश्व की समस्त क्रियाओं की सहकारिता के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। ऐसे ही नंबर 11 आता है सामाजिक आर्थिक आंदोलन, सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट। सहकारी आंदोलन गरीब व निर्बल वर्ग के विकास का परिचायक है। यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक व आर्थिक क्रांति लाने में सहायक सिद्ध हुआ है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि सहकारी आंदोलन सामाजिक व आर्थिक आंदोलन होता है। नंबर 12, मध्य मार्ग, विया मीडिया। सहकारिता पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य का एक मार्ग है। इसके अंतर्गत पूंजीवाद व समाजवाद के गुणों से को समाविष्ट किया गया है और अवगुणों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार दोनों ही अतिवादी व्यवस्थाओं का मध्यम मार्ग है। नंबर 13, संघात्मक पद्धति, फेडरलिज्म। सहकारी आंदोलन संघात्मक पद्धति पर आधारित है। हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में इसका संघात्मक ढांचा बना हुआ है। शाख व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचा है। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक शाख समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक बने हुए हैं। इन क्षेत्रों में भी संघात्मक व्यवस्था पर जोर दिया गया है, क्योंकि
अब जब अनेक इकाइयाँ मिलकर संघ बना लेती हैं तो उनके एकत्र उनमें एकता एवं साहस, साथ साथ काम करने की शक्तियों का विकास हो जाता है। नंबर 14, काम करो की भावना, द स्प्राइट ऑफ डू वर्क। यह आंदोलन व्यक्तियों को कार्य करने की ओर प्रेरित करता है। इसमें सुस्त व आलसी व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यह ऐसे दुर्बल व्यक्तियों का संघ है जो स्वयं के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। इस प्रकार यह एक गतिशील आंदोलन है। इसके बाद कुछ और हमारे पास में इसके विशेषताएं हैं, जैसे समुदाय का समग्र विकास, नंबर 16 है निर्बल व्यक्तियों का संगठन, नंबर 17 है खुली सदस्यता, नंबर 18 है पूंजी की अपेक्षा मानव को अधिक महत्व, और नंबर 19 है स्वतः संचालित, नंबर 20 पारस्परिक सहायता की भावना, नंबर 21 सामाजिक एवं नैतिक भावनाएं। इसमें आया था खुली सदस्यता। खुली सदस्यता का तात्पर्य यह है कि सहकारी समितियों की सदस्यता प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुली हुई है। कोई भी व्यक्ति जब चाहे सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है और जब चाहे सदस्यता को त्याग कर सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि सदस्य सहकारी समितियों एवं सिद्धांतों में विश्वास रखता है। सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए वांछित योग्यता रखना, कुछ व्यक्तियों को सहकारी कानूनों के अनुसार समितियों का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। जैसे एक साहूकार को प्राथमिक साख समिति के सदस्य बनाना अनुचित होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति ही सदस्य बनाया जा सकता है जिसे समिति की आशंका और समिति जिसे सेवा प्रदान करती है के सिद्धांत पर। तो ये था हमारा सहकारिता की विशेषताएं। इसके बाद में धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक आगे होगा।